हूँ आपके साथ आकांक्षा तिवारी। आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन्स है, वो स्वयं को खूबसूरत दिखाने कई ऐसी सर्जरियां करवाते हैं। कई बार कुछ लुक के चक्कर में कुछ घटना भी घट जाती है। हालांकि स्किन का किस प्रकार से ख्याल इस समय करना चाहिए, क्योंकि हम पॉल्यूशन से गुजरते हैं, हम कई ऐसी स्थानों से, कई ऐसे जगहों से गुजरते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे हेयर्स, हमारे स्किन डैमेज भी होते हैं। कैसे हमें ख्याल रखना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, ये तमाम विषयों की जानकारी हम लेंगे। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ डॉक्टर इस वक्त मौजूद भी हैं। डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। उज्ज्वला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नवनीत मगू जी जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। उज्ज्वला जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत ही किया कि जो यूथ है स्वयं को गुड लुक बनाने की एक कोशिश करता है। ऐसे में कई एक्सपेरिमेंट भी हो जाते हैं। आज की जनरेशन से बचे, क्या ख्याल रखना चाहिए खुद का, कैसे केयर हम कर सकते हैं स्किन को भी लेकर के, हेयर्स को भी लेकर के? जी, अब आज के ज़माने में जब से हम थोड़े ज़्यादा सोशल मीडिया पे चले गए हैं, लोग कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए हैं अपने लुक्स के बारे में। लुक्स हमेशा से थोड़े इम्पोर्टेंट तो रहती हैं, बिकॉज आप जब भी इंटरव्यूज में जाते हो, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका पब्लिक अपीयरेंस मैटर करता है। जब आपकी शादी होती है तो भी आपको देखा जाता है कि आप कैसे दिखते हो। तो ऐसे काफ़ी स्थितियाँ होती हैं जब आपको अच्छा दिखना तो होता ही है। शादी में जाओ या पार्टीज में जाओ, आपको अच्छा ही दिखना होता है। और आजकल सोशल मीडिया में तो खास के आपके रील्स चलने चाहिए, तो आपको अच्छा दिखना ही है। जो अभी की यूथ है या ऐसे नॉर्मल पब्लिक भी काफी अवेयर हो रही है, कॉन्शियस हो रही है अपने लुक्स के बारे में। लेकिन करती क्या है कि वो होम रेमेडीज पे ज्यादा रहते हैं, या फिर किसी आंटी ने बोला या किसी पार्लर में कुछ किया, या फिर कुछ नया नुस्खा कभी देखा यूट्यूब पे लगा लिया। तो ये सारी जो चीजें होती हैं जो कि उन्होंने बिना जाने समझे, अपनी स्किन की क्वालिटी के बारे में बिना समझे यूज करा, ये कभी कभी काफी नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि हमने ऐसे काफी केसेस देखे हैं, जो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपना फेस बर्न करके आते हैं, जल जाती है स्किन, क्योंकि उन्होंने कुछ नए नुस्खे बनाए जो यूट्यूब पे थे, लगाए और अब स्किन जल गई है। अब वो परेशान है क्योंकि पहले तो ठीक दिख रहे थे, अब थोड़े बुरे दिख रहे हैं। तो ऐसे काफी स्थितियां होती है जब आप बिना जाने समझे अपने चेहरे पे कुछ करते हो। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले समझो कि आपकी स्किन कैसी है और उसको एक्चुअली क्या चाहिए। सिर्फ ऊपर से स्किन को ठीक करना ही कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, और वैसे ठीक हो भी नहीं सकती। तो आपका इंटरनल डाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल आपकी अपीयरेंस मैटर करती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप सोते कैसे हो। इसके अलावा अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं स्किन के या बालों के, वो ठीक किए जा सकते हैं। आप अपने स्किन डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे आपके स्किन के हिसाब से, आपके बालों की क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्थितियां देखी गई हैं कि लोगों को समझ नहीं आता पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, कि मैं तो ज्यादा ऑयली खाता नहीं हूँ, मेरी तो ऑयली स्किन नहीं, बट पिंपल्स आ रहे हैं। बट आप शायद नहीं समझ पाओ, लेकिन अगर आप अपने स्किन डॉक्टर के पास जाओगे तो जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होती है कि स्किन के ऐसे कौन कौन से कंसर्न है जो कि सिर्फ स्किन पे नहीं होते, मे बी आपके हेयर उसका एक कारण हो सकते हैं, जिसके कारण आपका स्किन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बता सकते हैं। हेयर की लगातार यहाँ पे जानकारी आप दे रहे हैं, तो इस पे ही चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हेयर्स को लेकर के आज की यूथ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हेयर फॉलिंग को लेकर के है। हो सकता है ये पॉल्यूशन के जरिए हो, या फिर खान पान भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। क्या कारण आप मानती है और क्या सलाह भी देना चाहेंगे इसके लिए? आज की जो यूथ है या जो पब्लिक है, वो बेसिकली बहुत हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करती। यूजुअली हम कहीं भी कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीना पसंद करते हैं, सैंडविचेस खाना पसंद करते हैं, पिज्जास खाते हैं, हम उसकी रील्स भी बनाते हैं। सो होता क्या है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपने अपनी स्किन को न्यूट्रिशन नहीं दिया, खास के अपने बालों को भी नहीं दिया। एंड हमको पता है कि बाल हमारा जो है वो सिर्फ जड़ों से जिंदा है, बाकी आपके डेड टिश्यूज हैं। तो जड़ को अगर खुराक आप नहीं दोगे तो बाल मजबूत नहीं रहते। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग से भी हमारे बाल खराब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा केराटिन, बहुत ज्यादा स्मूथनिंग, आपको नहीं पता कि आपको हेयर को कितना गैप देना चाहिए कोई दो ट्रीटमेंट के बीच में, तो आप अपने बालों को खराब कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होम रेमेडीज भी आप साथ में कर देते हो। मे भी हो सकता है आपने ट्रीटमेंट सही लिया हो या कुछ किया सही हो, बट उसके साथ दो चार चीजें आपने एक्स्ट्रा कर दी हैं जिसके कारण वो चीजें खराब हो रही हैं। इसके अलावा
पोल्यूशन ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा आपका बॉडी का ऑक्सीजनेशन कम होते जाता है एंड आपका टिश्यू का हेल्थ कम होता है। एंड अभी लास्ट के 3 सालों में कोविड एक बहुत बड़ा कारण रहा है जहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आपने खुद देखा हो बहुत ज्यादा बाल झड़े होंगे, बट ऐसे बहुत सारी स्थितियां हैं जहाँ पे आप कोविड पॉजिटिव नहीं भी हुए होंगे लेकिन आपके बाल फिर भी बहुत झड़ रहे हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट डिजीज की वजह से भी होता है, कभी कभी डिजीज इंड्यूस स्ट्रेस की वजह से होता है कि आपके परिवार में किसी को कोविड हो गया, अब आपका जो फैमिली स्ट्रेस से जा रहा है वो भी आपको बढ़ा दे सकता है हेयर फॉल। एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप कंपटीशन में जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों के या नॉर्मल होते हैं या आप अपना स्ट्रेस लेते हो काम का, वो भी स्ट्रेस आपके बालों को बहुत ज्यादा झड़ा सकता है, लाइक टेलोजन इफ्लूवियम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण बाल झड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डाइट एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर हमने डाइट अच्छी नहीं ली तो बाल मजबूत नहीं रहते। आपसे और भी चर्चा जारी रहेगी उज्ज्वला जी। हमारे साथ नवनीत जी लगातार बने हुए हैं, सर्जिकल पार्ट भी हम समझेंगे, आपसे जानने की भी ये कोशिश रहेगी नवनीत जी, क्योंकि जब इस प्रकार की समस्या होती है तो अक्सर ये सोच भी आता है कि हम इसके बारे में ट्रीटमेंट करवाना है तो हम सर्जरी करवा लेते हैं। कितना सही आप भी मानते हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे इंटीमेट हेल्थ इश्यूज हैं फीमेल्स के जिनको हम सर्जिकली और नॉन सर्जिकली दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि मैं अपना इलाज तो करवा लूं बट सर्जरी के बिना हो जाए, बिकॉज सर्जरी एक लाइफ इवेंट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें। सबसे पहले तो किसी भी पेशेंट को एक कंप्लीट इवेल्युएशन चाहिए होता है कि वो जो उसकी प्रॉब्लम है वो सर्जिकली मैनेज होगी या नॉन सर्जिकली मैनेज होगी। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी फर्स्ट, और उसके इवेल्युएशन के बाद हम एक ट्रीटमेंट प्लान चार्ट करते हैं उसका। और अगर उसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है तो हम श्योरली नॉन सर्जिकली उसे रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उससे एनेस्थीसिया और सर्जरी के सबके रिस्क बचते हैं। फाइनली सर्जरी इज ए सर्जिकल प्रोसेस जिसमें एनेस्थीसिया भी होता है और कुछ इनहेरेंट रिस्क बने ही रहते हैं। तो पर अगर वो ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली फिर सर्जरी एक सॉल्यूशन है, और सर्जरी आज की डेट में बहुत ही सेफ है। अब हम बात करें कि जो मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं इसमें, जिसके लिए अब एल्सेंटे सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया है, तो एक तो वल्वोवैजिनल लैक्सिटी है, यानी एजिंग के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है या चाइल्ड बर्थ होता है, और स्पेशली वेजाइनल चाइल्ड बर्थ में ज्यादा होता है, जबकि सिजेरियन में भी होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए फैक्टर जो कि वेजाइनल लैक्सिटी लाती है। तो वेजाइना का यानी जो योनि का रास्ता है उसका ढीला हो जाना, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में वैसे संबंध नहीं रह पाते हैं जैसे पहले रहते थे, उतनी जिसको कहते हैं कि मधुरता और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है संबंध रखने पे। तो उसे वापस एक किस्म से टू कन्वर्ट ए वुमन बैक व्हाट शी वाज एज 16 गायनाकोलॉजिकली और वेजाइनली और इंटीमेट एरिया वाइज, तो ये सब कुछ आज पॉसिबल है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से, जो कि अब यहाँ पे एल्सेंटे सेंटर जो डॉक्टर उज्ज्वला क्लिनिक के साथ खुल रहा है उसमें अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी खांसी करने पे पेशाब निकल जाना, नीच आने पे पेशाब आ जाना, भागने पे पेशाब निकल जाना, जो कि बहुत ही कॉमन है। आई एम वेरी श्योर अगर आप भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से बात करेंगे तो एवरी 1 in 2 women सफर फ्रॉम दिस। सो उसका भी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन की क्या डिग्री है, कंप्लीट इवेल्युएशन के बाद सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अपना आके दिखाना है और इवेल्युएशन कराना है, और उसके बाद इवेल्युएशन के बाद वी डिसाइड कि सर्जिकल ट्रीटमेंट से सक्सेस मिलेगी या नॉन सर्जिकल से हो जाएगा या वी नीड सर्जरी। सो उसके लिए भी हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी, सारा सर्जिकल एक्सपर्टीज यहाँ अवेलेबल रहेगा। और ये ट्रीटमेंट्स जो अभी तक कुछ साल पहले तक सिर्फ हॉलीवुड में या हार्ले स्ट्रीट में लंदन में अवेलेबल थे, अब इंडिया में एल्सेंटे के माध्यम से बहुत सारे शहरों में अवेलेबल हैं, और इमीडिएटली आज से वो रायपुर में भी अवेलेबल रहेंगे। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अब वही ट्रीटमेंट और उसी टेक्नोलॉजी और सर्जिकल एक्सपर्टीज के साथ अवेलेबल रहेगा जो दिल्ली में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, लंदन में या न्यूयॉर्क में अवेलेबल है। अच्छा, यूरिन लीक का आपने जिक्र भी किया, तो इससे संबंधित ही सवाल ये भी है कि महिलाएं अक्सर इन तमाम विषयों को खुल करके नहीं लेकर के आ पाती, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फैमिली मेंबर्स, तो वो बता नहीं पाती। ऐसे में अब किस प्रकार से उन्हें जागरूक किया जाए? इन तमाम विषयों के लिए जानना भी आवश्यक है, उसे समझते हुए फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आवश्यक है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात करी, क्योंकि आपके माध्यम से ये एक सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया का, जिससे कि महिलाएं इसके बारे में जागरूक हो सकती हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज सब महिलाएं जो इसको सुन रही हैं
देख रही हैं, कहना चाहूंगा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कंप्लीटली ट्रीटेबल है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया था। बहुत सारी महिलाएं, आज हमारे लॉन्च पे बहुत सारी महिलाएं रायपुर की आई हुई थी और कई महिलाओं ने मुझसे बात करते हुए ये बात की कि हमें तो ऐसा लगता था कि एक एज के बाद ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा गलत है सोचना। ये इसलिए होता था, आपने जो बिल्कुल पॉइंट पे हिट किया, कि एक तो महिलाएं इसलिए हेजिटेंट थी क्योंकि उनको लगता है थोड़ा सोचने में कि किसी को क्या लगेगा कि मैं कहूँ मैं बाहर निकलती हूँ, हंसती हूँ या खांसी करती हूँ तो मेरा यूरिन निकल जाता है, तो इसके लिए बात नहीं करती। और फिर वो बात भी करती हैं क्योंकि बहुत कम लोग इसमें ट्रेंड हैं, निपुण हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो जब बात भी करती हैं तो उनको बोलते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम एक्सरसाइज कर लो, तुम कीगल एक्सरसाइज कर लो, ठीक हो जाएगा, या एजिंग के साथ हो जाता है। इन रीजंस की वजह से, दोनों तरफ से, पेशेंट्स की वजह से भी और डॉक्टर्स की वजह से भी, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका बहुत कम लोग इसमें एक्सपर्टीज अवेलेबल थी तो नहीं हो पाता था। पर अब आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एलसैंटे सेंटर्स पे ये ट्रीटमेंट, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल रहेगा। अब आपको इस प्रॉब्लम के साथ जीने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, समस्या की तो आपने जानकारी दी नवनीत जी, लेकिन हम इसे समझे कैसे, ये कैसे हो सकता है? क्या कुछ इन्फेक्शन हम इसे कह सकते हैं, या फिर इसमें सीधा प्रभाव जो है वो खान पान का, या फिर जो वर्कलोड, या फिर हम सीधे तौर पे कहें कि तनाव, ये कुछ कारक हो सकते हैं या फिर अन्य भी कारक हैं? इनमें से इनका कोई भी कारक नहीं है। जो जिन चीजों की आपने बात की, इनमें से कोई भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारक नहीं है। इसके कारण रहते हैं, सबसे पहले तो एजिंग के साथ जो कोलेजन है और जो वजाइनल टिश्यू है वो लैक्स हो जाता है और उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं प्यूबो-यूरेथ्रल लिगामेंट। तो प्यूबो-यूरेथ्रल लिगामेंट जो यूरेथ्रा है, यानी कि जो पेशाब का रास्ता है, जो पेशाब की थैली से पेशाब बाहर लाता है, उसको सपोर्ट करता है। और जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो लिगामेंट उसको अपने और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में कंप्रेस कर देता है, जिससे यूरिन नहीं निकलता है। तो डिलीवरी के समय, एजिंग के साथ ये लिगामेंट या तो टूट जाता है या वीक हो जाता है और इस वजह से स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो इसके लिए, इसके रिपेयर के लिए या तो हमें कोलेजन और टिश्यू को दोबारा रीबिल्ड करके रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है अगर माइल्ड है, और अगर वो पूरे तरीके से टूट चुका है तो फिर सर्जिकली हमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। अच्छा, तो महज महिलाओं में होता है या फिर जो युवतियां हैं, जो टीनेजर्स युवतियां भी हम उसे कहें, या फिर लगभग 25 से 30 साल की जो युवतियां हैं, उनमें भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है? ये समस्या 20 साल से लेके किसी भी एज तक हो सकती है। नॉर्मली जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसिडेंस बढ़ता रहता है। तो हमारे ज्यादातर पेशेंट्स 35 से 55 की एज में होते हैं, पर 20 से 35 की एज में भी कुछ पेशेंट्स रहते हैं। तो वो सब नहीं होते जिनके जेनेटिकली टिश्यू वीक होता है या बहुत कम एज में 2-3 डिलीवरीज हो गई। तो 22-23 साल में भी लड़कियों को हमने इससे देखा है प्रॉब्लम होते हुए। पर नॉर्मली 30 के बाद, 35 के बाद एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। आई थिंक 40 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है और उसके बाद, क्योंकि जितने लोगों को होना होता है लगभग 50-55 साल तक हो जाता है, और उसके बाद कुछ लेडीज को उसके बाद भी होता है, मीनोपॉज के बाद। नवनीत जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे। स्किन के संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं उज्ज्वला जी, क्योंकि चाहे हम यूथ की बात करें या कोई भी जो एज वर्ग है, वो अपने स्किन को सुंदर, खासतौर पर अपने फेस में एक ग्लो चाहिए, सुंदरता वो दिखनी चाहिए, पिंपल्स ना हो, इसके लिए कई प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट भी मार्केट में है, वो ट्राई करता है। ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती है कि दाग धब्बे आ गए, पिंपल्स का आपने जिक्र किया, ये भी आ गए। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, कैसे बचे? फिर आप तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी कर देती हैं। जी, सबसे पहले तो अगर जैसा मैंने कहा था कि हमको अपनी स्किन को समझना पड़ेगा। कितनी बार होता है कि हम कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं या यूट्यूब्स देखते हैं या इंस्टा के रील्स देखते हैं, उसमें कुछ लोग कुछ लगा रहे होते हैं और फिर एक ग्लो आ जाती है। मे बी फिल्टर से आ रही है क्या, आपको नहीं पता, लेकिन आप फिर वही करते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज है जिसमें टूथपेस्ट लगाने बोलते हैं, बट टूथपेस्ट कभी नहीं लगाते चेहरे पे, जल जाएगी स्किन, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मे बी आपको नहीं पता कि आपको हनी से एलर्जी और आप हनी का मास्क लगा रहे हो। तो कभी कभी आपको जब अपनी स्किन की क्वालिटी ही नहीं पता या आपको पता ही नहीं कि स्किन पे क्या लगाने से आपको ग्लो आएगा, तो आप कुछ भी लगाते हो तब स्किन डैमेज होती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को जानिए। दूसरा, स्किन पे कभी भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं ना, जब घर में भी कर रहे हैं हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं, हम प्लान करते हैं, या तो 15 दिन का गैप होता है या 3 हफ्ते का गैप होता है। इसके पहले बहुत जल्दी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते,
क्योंकि स्किन को हील करने का एक समय देना होता है। अगर एनर्जी बेस्ड डिवाइस से हमने फेस लिफ्ट करा है तो हम उसको 3 हफ्ते बाद ही करते हैं, या अगर कोई इंडिकेशन बनता है तो ही हम वीकली करते हैं अगर उसकी इंडिकेशन है तो, बट उसको भी रोज रोज नहीं करते। पर जब हम घरेलू नुस्खे करते हैं या कुछ ऐसे पढ़ के करते हैं तो हम उसको रोज करना शुरू करते हैं, फिर एक नुस्खे के साथ दूसरा नुस्खा भी लगाते हैं और तीसरा भी लगाते हैं, और उसके बाद बनती है खिचड़ी जो दिखती है चेहरे पे। सो होता क्या है कि हमने, जिसने बताया होगा उसने अपनी स्किन के हिसाब से बताया होगा, बट वो शायद आपकी स्किन को नहीं जानता होगा। सो सबसे पहले आप अपनी स्किन के बारे में जानिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज अपने किसी स्किन डॉक्टर से मिलिए। स्किन स्पेशलिस्ट हैं ही इसीलिए कि आपको बता पाए कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा। अच्छा, आप कभी भी कोई भी चीजों को तुरंत से नहीं खत्म कर सकते हो, उसको समय लगता है, धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो दाग धब्बे करने के लिए भी आप ऐसे जादू से नहीं गायब करते, धीरे धीरे होते, तो हर चीज को समय लगता है। तो पेशेंस रखिए, डॉक्टर से मिलिए, उनके प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस करिए। कुछ बचाव की चीजें होती है जैसे धूप में नहीं जाना या छाता लगाना या सनस्क्रीन लगाना, ये जरूर करिए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली आपके घरेलू नुस्खे से नहीं जाएगी। जैसे अगर झुर्रियां पड़ गई हैं या स्किन लूज हो गया है तो आप घरेलू नुस्खा कितना भी करिएगा आपका फेस लिफ्ट नहीं होगा। ये जो दादी नानी के घरेलू जो नुस्खे हैं घरेलू, तो खास तौर पर जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो लोग काफी इसको प्रेफर करते भी हैं। आज भी मान्यता है कि जो आप घरों में प्रोडक्ट हैं उनसे आप यदि यूज करें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होती है, लेकिन ये परेशानियों का सबब भी बन सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप 2-3 नुस्खे साथ में मिला दोगे तब गड़बड़ होता है, क्योंकि जो भी नुस्खे होते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि नुस्खे काम नहीं करते, करते हैं, बट टूथपेस्ट वाला तो मुझे नहीं लगता। बाकी दही बेसन और उपटन ये सब तो कर जाते हैं। बट अगर आप चाहोगे कि आपके दही बेसन के नुस्खे में फिर हल्दी भी हो, चंदन भी हो, शहद भी हो और सब हो, तो फिर तो उसकी पकौड़ी तली जानी चाहिए। तो हर नुस्खे का एक अपना सबब होता है, वो अपनी स्किन के लिए होता है। ड्राई स्किन पे अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाओगे तो स्किन और ड्राई होगी, वो ऑयली स्किन के लिए बना है। आपको दही बेसन लगाना है तो आपसे उसके कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, लेकिन फिर आप उसमें हल्दी भी डाल दो, फिर उसमें शहद भी डाल दो, उसने बोला आलू घिस के डाल दो, इसने बोला टमाटर डाल दो, तो फिर आपने इतनी सारी चीजें क्यों डाली? कोई एक चीज डालो ना, और रोज नहीं करने की चीज है। क्योंकि जब भी हम कभी कभी क्या करते हैं, सुबह कुछ लगाया, शाम कुछ लगाया, अगले दिन कुछ लगाया, तो हर चीज का एक अपना रोल है, उसको करने का समय दीजिए। और बहुत सारी चीजें मिला दोगे तो ऑफकोर्स डैमेज करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एक साथ ठीक है भी कि नहीं। ठीक है उज्ज्वला जी, आपने एक जिक्र भी किया था बात का कि चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर ट्रीटमेंट हो, जब ये परेशानी, इसकी शुरुआत कई बार तनाव यानी कि स्ट्रेस से भी हो जाती है। ऐसे में किस प्रकार से हम ख्याल रखें, क्योंकि हम उस दौर पे हैं जहाँ पे घरेलू चिंता अक्सर होती है। आप ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे भी चिंता, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस का लेवल है ये बढ़ता ही जाता है, फिर ख्याल रखना भी है। देखिए, स्ट्रेस सबकी लाइफ में, कोई माने या नहीं माने, और जैसा कंपटीशन का माहौल है तो है, और समय भी सबके पास कम है, क्योंकि सबको उसी समय में बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं सबसे आसान बस यही बोलती हूँ ना कि अगर स्ट्रेस है, अगर आपको किसी बात की चिंता है और आपके सोचने से वो बदल जा रही है तो सोच लीजिए। बट अगर आपके सोचने से नहीं बदल रही है तो फिर सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब उसको यथास्थिति जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अब वो सिचुएशन आप नहीं बदल सकते हो। अगर आपके कोशिश से बदलने वाली है ना तो आप कोशिश कर लेना, लेकिन कुछ स्थितियां नहीं बदल सकती, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए और खुद को उसमें अकोमोडेट करिए, तब आपकी लाइफ बेहतर होगी। क्योंकि कभी कभी ना ये जो टेंशन्स होते हैं ना, हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब होती हैं। तो एक्सेप्टेंस भी जरूरी होती है कि अगर मान लो अभी हार्श टाइम है तो हार्श टाइम रहेगा, थोड़े देर में ठीक हो जाएगा, बट हम सोचेंगे क्यों है क्यों है क्यों है, ये स्थिति टेंशन देती है। एक अंतिम सवाल आपसे, एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि काफी यंगस्टर्स आपको इस वक्त देख भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या सुझाव देंगे कि कैसे वे खुद का ख्याल रखें, हेयर्स को लेकर के, स्किन को लेकर के, और ये जो इधर उधर के जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे बचते हुए कैसे वो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं? जी, सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि अगर आपको अपना स्किन अच्छा रखना है या अपना बाल बहुत अच्छा रखना है या ओवरऑल बूढ़ा नहीं दिखना, रिंकल्स नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखिए। फल सब्जी जितना उचित हो उतनी मात्रा में जरूर लीजिए। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ज्यादा अच्छे होते हैं, फल तो कच्चे ही होते हैं, मतलब पके फल जो हम रॉ खा सकते बिना पकाए,
इसके अलावा अंकुरित अनाज लीजिए, कुछ बादाम अखरोट लीजिए एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए, ये आपको एनर्जी देंगे अंदर से। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आपको वेयर एंड टेयर से बचाएगा। दूसरा, नींद अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखिए। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से भी स्किन में रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं, पिगमेंटेशन बहुत होता है, मेलास्मा तो स्ट्रेस से ही बढ़ जाता है और बाल भी बहुत झड़ते हैं। और अपने आप को धूप से बचाएं। धूप से ही नहीं, सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट से भी आप टैन हो सकते हैं या एजिंग फास्ट हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ये भी बहुत मेजर सोर्स हैं। तो एक सनस्क्रीन जरूर लगाइए, SPF 30 से अबव जरूर लगाना चाहिए। स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए ताकि आगे आपको खुजली या एक्जिमा की परेशानी नहीं हो। पसीना शरीर में मत जमने दीजिए ताकि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो करने से आप स्वस्थ त्वचा के मालिक हो सकते हैं। बिल्कुल, आप स्वस्थ त्वचा के मालिक हो सकते हैं। एक बेहतर सुझाव भी यहाँ पे आया। नवनीत जी, आपसे भी एक सुझाव हमारे तमाम दर्शकों के लिए, सर्जरी को लेकर के अक्सर जो मन में एक डर, एक झिझक रहती है, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल भी देखिए, ऐसी झिझक या डर नहीं रखना चाहिए। आज की डेट में सर्जरी बहुत ही सेफ है। सिर्फ ये देखना चाहिए कि जिससे आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं और जहां आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं, दोनों सर्जन और सर्जिकल सेंटर अपने आप में निपुण होने चाहिए, अपने कार्य में वेल इक्विप्ड सेंटर होना चाहिए और पूरा बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। अपने सर्जन के क्रेडेंशियल्स चेक करिए कि वो जो सर्जरी करने लगे हैं उसमें ट्रेंड हैं कि नहीं है। और अगर ये सब हो रहा है तो मेरे ख्याल सर्जरी एब्सोल्युटली आजकल सेफ है। और जितनी भी सर्जरीज हम करते हैं सब लगभग डे केयर सर्जरीज होती हैं। सुबह सर्जरी करते हैं तो पेशेंट या तो शाम में घर चली जाती है या अगले दिन सुबह घर चली जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पर आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉब्लम्स के साथ मत रहिए। अपना ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे वो सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। तो ये दो महत्वपूर्ण सुझाव, एक बेहतर स्किन के लिए, बेहतर हेयर के लिए, और दूसरा बेहतर शरीर के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए भी यहाँ पे एक सुझाव जो कि नवनीत जी की ओर से मिला। इसके अलावा उज्ज्वला जी ने भी काफी कुछ यहाँ पे सुझाव दिए जो कि हमारे दर्शक की माने तो कहीं ना कहीं जो आगामी अपने लुक को लेकर के वे और भी बेहतर दिखने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उज्ज्वला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़ा, आपने सुझाव दिया। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये तमाम सुझाव यदि हमारे तमाम दर्शक इसी प्रकार से मानते रहें तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से हमारे दोनों ही डॉक्टरों ने कहा कि बेहतर स्किन और बेहतर जो शारीरिक सुविधाएं हैं आप यहाँ पे लेते भी रहेंगे। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।